रसायन शास्त्र एक ऐसा विषय है जिस पर ऋषि मुनियों से लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक काम किए। और इनमें से किसी एक ऐसे बड़े वैज्ञानिक का नाम लिया जाए तो वो होंगे सर्वप्रथम जॉन डाल्टन। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में यदि देखा जाए तो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया परमाणुवाद नियम को ही आधार मानकर सारे वैज्ञानिक चलते रहे, अर्थात उसको बेस मानते हुए आगे बढ़ते गए। लेकिन 19वीं शताब्दी के शुरुआत से लेकर मध्य तक लगभग यह माना जाता रहा कि परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन द्वारा दिया गया ये नियम सर्वमान्य था, लेकिन जब 19वीं शताब्दी का अंत होने को आया तो ऐसे ऐसे वैज्ञानिक आए, ऐसे ऐसे रिसर्च हुए जिससे परमाणु के अविभाज्यता का सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लग गया। अर्थात बेकुरल जब आए तो इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की, जिससे पता चला कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा जैसे विकिरणों को उत्पन्न करते हैं, जिससे यह सिद्ध हुआ कि परमाणु अब अविभाज्य है। ऐसी धारणा गलत है, परमाणु विभाज्य है, जिसके ऊपर जे टॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक ये सारे वैज्ञानिकों ने काम किया। और जब पता चला कि परमाणु अविभाज्य न होकर विभाज्य है तो इनके मौलिक कण तीन ठो सामने निकल कर आए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे टॉमसन हैं और प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड दोनों लोगों को माना जाता है, और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक हैं। तो बच्चों, आज हम लोग जो परमाणु के तीन मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके ऊपर आधारित गणनाओं को देखेंगे, उनको हल करेंगे, ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपके जो बोर्ड एग्जाम है ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, चाहे नीट हो गया, आईआईटी हो गया, ये छोटा छोटा सवाल ही आपको मार्क्स दिलाने के लिए काफी उपयुक्त साबित होंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं परमाणु संरचना से संबंधित गणनाएं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी परमाणु का ये मान लीजिए नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर काटते हैं। जैसे आप लोग ये जानते हैं, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर काटते हैं। और नाभिक में कौन रहता है? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अर्थात नाभिक में देखा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉन निरंतर घूमते रहते हैं, अर्थात चक्कर काटते रहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यह उदासीन होता है। अर्थात यदि देखा जाए तो परमाणु क्रमांक, सबसे पहले यदि हम परमाणु क्रमांक की चर्चा करेंगे तो परमाणु क्रमांक सबसे पहले देखिए, इसको जेड से डिनोट करते हैं, अर्थात जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। पुनः किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित उसके कुल धनावेश की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं, जिसे जेड से हम प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कुल प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन ही न धनावेश है तो प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु क्रमांक कहलाएगी। अच्छा, पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे, कुल धनावेशों की संख्या कुल ऋणावेशों की संख्या के बराबर होती है। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, और तब यहाँ पर परमाणु क्रमांक बराबर तब क्या हो जाएगा? कुल प्रोटॉनों की संख्या बराबर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कोई तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसके इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, उसके प्रोटॉन भाग नहीं लेते। प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में होता है। ये तो अंदर बैठा है ना, जब भी कोई इससे लड़ने के लिए आएगा तो बाहर वाले जो बॉडी गार्ड है इनसे ही लड़ेंगे सब ना। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, न कि नाभिक। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बाहरी कक्षा में है, जहां से रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अच्छा, यदि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया इलेक्ट्रॉन तो सोचने वाली बात है, क्या इसका धनावेश प्रभावित होगा? तो नहीं,
इसका क्या प्रभावित हुआ? ऋणावेश प्रभावित हुआ। अर्थात जब एक परमाणु क्रमांक की चर्चा हम करेंगे, यदि वो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है तो इसका परमाणु क्रमांक जो है वो केवल प्रोटॉन के बराबर होगा, तब इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके प्रभावित हो चुके रहेंगे, क्योंकि वो या तो बढ़ गए होंगे या तो घट गए होंगे। अब देखिए, अब हम परमाणु द्रव्यमान की चर्चा करेंगे। परमाणु द्रव्यमान ये क्या होता है? तो इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु द्रव्यमान को ए से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा जैसा की है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या ए बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इसको कहेंगे परमाणु द्रव्यमान, जिसको ए से डिनोट करते हैं। ये मेन दो सूत्र हैं जिससे हम आगे के सवाल को देखेंगे। इस पर आधारित सवाल को हम लोग देखेंगे। अच्छा, जहां प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं को जोड़ेंगे उसको बोलते हैं न्यूक्लियन, न्यूक्लियनों की संख्या या न्यूक्लियन का द्रव्यमान। अब इसको आधार मानते हुए यहाँ पर दो सूत्र आप देख रहे हैं, Z बराबर P बराबर E और A बराबर P प्लस N। इसको शॉर्ट फॉर्म में A बराबर P प्लस N भी कर सकते हैं। इन दो सूत्रों के आधार पर हम परमाणु संरचना से संबंधित सवालों की गणना करेंगे। जब कोई सवाल यदि हम बनाएंगे तो किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को जब दिखाना होगा तो हम इस तरह लिखेंगे। मान लीजिए कोई तत्व X है, मान लीजिए कोई तत्व X है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कहाँ होगा और परमाणु क्रमांक कहाँ होगा? तो परमाणु क्रमांक को हमेशा नीचे लिखेंगे और परमाणु द्रव्यमान को हमेशा ऊपर रखेंगे। तो संकेत हमारा हुआ इस तरह। कोई भी तत्व होगा उसका यदि परमाणु द्रव्यमान दिखाना होगा तो ऊपर, और परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या दिखाना होगा तो नीचे रखते हैं। अब हम एक सवाल के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, एक सवाल है कि P1531 यानी P15 और 31 तत्व का परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले परमाणु क्रमांक, फिर द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो जैसा कि यहाँ पर संकेत हम पहले ही बतलाए थे कि कोई भी यदि तत्व रहेगा तो परमाणु क्रमांक यहाँ पर लिखते हैं और परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर लिखते हैं। परमाणु द्रव्यमान को ही द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक क्या है? ये Z है, यानी Z बराबर हमारा, यदि इससे इसकी तुलना करेंगे तो Z बराबर हमारा क्या होगा? 15। अच्छा, और A बराबर अर्थात परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा? 31। ये हमारा दो चीज निकल गया, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। अब प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो प्रोटॉनों की संख्या के लिए आप एक सूत्र देखे थे कि Z बराबर P बराबर E बराबर, अब कितना हो जाएगा? तो परमाणु क्रमांक कितना है? 15 है, यहाँ पर 15 है, 15। तब क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या भी 15 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 15 हो जाएगी। क्योंकि इस पर देखिए कोई आवेश का बात नहीं किया गया है, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग नहीं ले रहा है। तो सिंपल सा है, P बराबर 15 और जितना P रहेगा अर्थात जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है? कुल धनावेशों की संख्या कुल ऋणावेशों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात कुल प्रोटॉनों की संख्या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अच्छा, यहाँ से हो गया, यहाँ तक आ गए हम। अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक सूत्र आप पढ़े थे अभी, A बराबर P प्लस N। तब यहाँ से N बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस P। तब A का मान कितना है? देखिए 31 है और माइनस P का मान कितना है? तो 15 हो गया, बराबर यहाँ पर 16। अर्थात यदि उत्तर लिखना चाहेंगे तो Z बराबर 15, A बराबर 31, Z हो गया है E बराबर 15, P बराबर 15
और n बराबर 16। ये इतने आंसर हो जाएंगे आपके। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो इसको पहले हटा देते हैं। यहाँ पर जैसा कि दूसरा सवाल दिखाया गया है कि परमाणु द्रव्यमान 27 वाले एल्युमिनियम 3 धन आयन के Z मतलब परमाणु क्रमांक, E मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, P मतलब प्रोटॉनों की संख्या तथा N मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या की गणना करें। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर धन आयन अब आ गया, अर्थात जब धन आयन कब आता है? किसी भी तत्व के ऊपर या किसी भी तत्व के परमाणु के ऊपर धन आयन या ऋण आयन कब आता है? तो धन आयन का मतलब होता है अब वो इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, और ऋण आयन का मतलब होता है कि और वो किसी भी तरह किसी अन्य तत्व या परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका है। अर्थात जो प्लस होता है वो दाता परमाणु होते हैं, और जो माइनस चार्ज वाले होते हैं अर्थात जिन पर ऋणावेश होता है वो ग्राही परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर एल्युमिनियम 3 धन आयन है। 3 धन आयन का मतलब क्या है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग चुका है, अर्थात ये महोदय धनी है तभी तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग चुका है, तब क्या होगा? इसका देखिए यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान दे दिया है, द्रव्यमान अर्थात ये कितना दे दिया है? 27। तो एक आंसर तो ये हो गया इसका। लेकिन अभी Z, E, P और N ज्ञात करना है हमको। तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं पहले से कितना होता है? 13। तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन निकलने से इसके परमाणु क्रमांक Z पर कोई प्रभाव पड़ा? तो नहीं पड़ा, क्योंकि हम पहले ही बतलाए हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाने से उसके धनावेशों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात नाभिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और परिभाषा से भी आप देखे हैं किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तब बराबर होगा जब उस पर कोई आवेश नहीं रहेगा तब। तो इस पर तो आवेश आ गया है, तब इस पर क्या होगा? जो Z है वही इसका P होगा, अर्थात अब इलेक्ट्रॉन डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि इस पर धनावेश आ गया है। तब Z बराबर P बराबर कितना हो जाएगा? 13। आप यहाँ तक पहुंच गए। और रही बात इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक इसका 13 है, लेकिन अब 3 इलेक्ट्रॉन है त्याग चुका है। तो 13 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। और रही बात न्यूट्रॉनों की, तो न्यूट्रॉन के लिए आप A माइनस P वाला सूत्र लगाकर A का मान 27 दिया है, 27 में से आप 13 घटा दीजिए, आपका मान निकल जाएगा 14। अर्थात A बराबर 27, Z बराबर 13, P बराबर 13, E बराबर 10 और N बराबर 14। ये इतने आपके आंसर होंगे। तो ऐसे ऐसे सवाल का गणना हम इन 2 प्रोसेसों के माध्यम से करेंगे। अच्छा, यहाँ से 3 बातें सामने निकल कर आती हैं, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। तो समस्थानिक जिनका स्थान बराबर हो, अर्थात स्थान बोले तो जिनका परमाणु क्रमांक बराबर होगा उन्हें समस्थानिक कहेंगे, अर्थात जिनमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी उन्हें हम समस्थानिक कहेंगे। अब बात आती है समभारिक की। तो समभारिक वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु भार आपस में बराबर होता है, अर्थात जिनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को जोड़ने से संख्याएं जिन जिन तत्वों का बराबर आएगा वे आपस में समभारिक कहलाएंगे। उसी प्रकार समन्यूट्रॉनिक की जब बात करेंगे तो जब हम न्यूट्रॉन की संख्या इस सूत्र से निकालेंगे, A माइनस P सूत्र से निकाल कर देख लेंगे, जिन जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान आएंगी उन्हें हम समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग परमाणु संरचना से संबंधित गणनाएं देखें। अब अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।